हेलो फ्रेंड्स, मैं सी रंजीत कुंवर। आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक क्लैरिटी अबाउट अलावेंसेस जो सैलरी हेड में टैक्सेबल होते हैं। कुछ अलावेंसेस की एग्जम्पशन भी दी जाती है। कंफ्यूजन रिगार्डिंग न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि अलावेंसेस में कुछ अलावेंसेस की एग्जम्पशन न्यू टैक्स रिजीम में भी कंटिन्यू है और वो जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये जानने की जरूरत पड़ेगी कि कौन से अलावेंस न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्प्ट है, ताकि आप अपने पैकेज को बनाते समय वो अलावेंसेस जहां पर आपको एग्जम्पशन मिला हुआ है न्यू टैक्स रिजीम में, हालांकि स्कोप बहुत कम है, लेकिन आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। अलावेंसेस को मैंने कैटेगराइज किया है। पहले अलावेंस जिसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलती, चाहे आप न्यू टैक्स में जाओ ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओ, ये अलावेंसेस हैं डियरनेस अलावेंस, सर्वेंट अलावेंस, स्प्लिट ड्यूटी, टेलीफोन, ड्रेस, प्रोजेक्ट, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, स्पेशल, ओवरटाइम, इंटरिम, सिटी कंपनसेटरी, वार्डन अलावेंस, टिफिन, लंच, डिनर, कुछ भी मानो, नॉन प्रैक्टिसिंग, डेपुटेशन अलावेंस, एंटरटेनमेंट। अब यहां पर आपको क्या समझना है, 3 अलावेंसेस अलग अलग कलर में दिए गए हैं। जैसे कि डियरनेस अलावेंस अलग कलर में दिया गया है, इसका रीजन ये है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम बात करें तो ऑलवेज आप बेसिक सैलरी के साथ डियरनेस अलावेंस को लिखो। डियरनेस अलावेंस के जब जगह पर अगर डियरनेस पे आ जाता है तो आप उसको भी डियरनेस अलावेंस की तरह ही ट्रीट करोगे और वो भी वही टैक्सेबल होगा। दूसरा, एंटरटेनमेंट अलावेंस के कलर मैंने चेंज किए हैं। इसके बारे में कुछ बताना है, इसलिए आपको इसके बारे में कुछ याद रखना चाहिए। इसलिए एंटरटेनमेंट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल के पार्ट में आता है, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन जब हम ग्रॉस सैलरी पर पहुंचते हैं तो उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन सेक्शन 16 क्लॉज नंबर 2 में दिया जाता है। हालांकि ये सभी इंप्लॉय को नहीं मिलता, गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलता है, लेकिन दिया जाता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो एंटरटेनमेंट अलावेंस का डिडक्शन लेते हैं ग्रॉस सैलरी से, लेकिन पहले आप फुल्ली टैक्सेबल दिखाते हो। सर, न्यू टैक्स रिजीम में 16(2) का डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, न्यू टैक्स रिजीम में ग्रॉस सैलरी से सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। ओके। तीसरा मैंने यहां पर एक और हाईलाइट कर रखा है, अलग कलर कर रखा है, वो है ट्रांसपोर्ट अलावेंस। रीजन यह है कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस मैंने कह तो दिया कि फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलावेंस में जब हम नीचे चलेंगे तो हमें दिखेगा ट्रांसपोर्ट अलावेंस अगर किसी हैंडीक्राफ्ट एम्प्लॉय को दिया जाए, अगर कोई हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है तो वहां ट्रांसपोर्ट अलावेंस की एग्जम्पशन भी दी जाती है। हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय में चाहे वो ऑर्थो हड्डियों की वजह से हो, चाहे वो सुन नहीं पाते हो, चाहे वो बोल नहीं पाते हो, चाहे वो देख नहीं पाते हो, इन सब को कवर किया गया है। चाहे वो बोल देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, या हड्डियों की वजह से हैंडीकैप्ड हो, उन सबको कवर किया गया है। डन। ओके। तो मैंने यहां पर क्यों ट्रांसपोर्ट अलावेंस को अलग कलर से लिखा? उसका रीजन है कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस में एग्जम्पशन की भी पॉसिबिलिटी है थर्ड कैटेगरी में। फिलहाल हमने फर्स्ट कैटेगरी आपको बताया जो फुल्ली टैक्सेबल वाला है। न्यू टैक्स हो, ओल्ड टैक्स हो, फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल। यहां पर सेकंड कैटेगरी में हम जब आएंगे तो हमारे सामने कुछ प्रश्न उठेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड कैटेगरी में हम आते हैं। सेकंड कैटेगरी में ए से लेकर एफ तक
अलाउंसेस दिए गए हैं जो एग्जम्प्ट होंगे रूल 2BB के अकॉर्डिंग। वो एग्जम्प्ट होते हैं सेक्शन 10 क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 के अंदर। एग्जम्पशन कितनी दी जाती है? जितना आपने ऑफिस पर्पस पे इसे एक्चुअली इनकर्ड कर दिया। कौन कौन से अलाउंसेस है? ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस और यूनिफॉर्म। ये वो अलाउंसेस हैं जहां पर आप ऑफिस पर्पस से इसे ऑब्टेन करते हो, ऑफिस पर्पस से इनकर्ड करते हो। जितना पैसा इनकर्ड करोगे वो एग्जम्प्ट हो जाए। सर न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स उस पर आएंगे, अभी फिलहाल हम इसी की चर्चा करें जरा। यहां पर दिक्कत क्या है, मुझे कंफ्यूजन है यूनिफॉर्म अलाउंस वर्सेस ड्रेस अलाउंस। यूनिफॉर्म एक पर्टिकुलर, आप जानते हो कि सब एक ही यूनिफॉर्म में आते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, नाम ही यूनिफॉर्म है बराबर। लेकिन ड्रेस अलाउंस दिया जाता है आपके ड्रेस के लिए। आप जो ऑफिस में ड्रेस वेयर करते हो उसके लिए आपको ड्रेस अलाउंस मिलता है, फिर ड्रेस कोई भी वेयर करो फर्क नहीं पड़ता। तो ड्रेस अलाउंस अगर मिला तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन यूनिफॉर्म अलाउंस मिला तो उसकी एग्जम्पशन है। और एग्जम्पशन दी जाती है जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर आप इनकर्ड करोगे पूरे साल में। आप ड्रेस के ऊपर, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर कितना खर्चा करते हो, मेंटेनेंस के ऊपर, साफ सफाई के ऊपर, एक रफली जो भी आप अमाउंट इनकर्ड करते हो उसकी एग्जम्पशन आप ले सकते हो यूनिफॉर्म अलाउंस। बस आपको एम्प्लॉयर को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ जी हमने ये खर्च किया है, वो सर्टिफाई कर देगा कि ये सब खर्चा मानते हैं और वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा यूनिफॉर्म अलाउंस। तो यूनिफॉर्म अलाउंस और ड्रेस अलाउंस के बीच के फर्क में डिस्कस करना चाहता था। यहां पर मुझे यह भी डिस्कस करना है कि अगर किसी ऑफिस में ड्रेस कोड है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरूरी है, ड्रेस कोड है और तब आपको ये अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, तो ये कहीं से भी यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं है। यूनिफॉर्म अलाउंस, ड्रेस कोड यूनिफॉर्म नहीं है, दोनों में फर्क को समझना पड़ेगा। ड्रेस कोड क्या हो सकता है कि आप जो पैंट पहने वो फॉर्मल पैंट पहने, शर्ट जो है वो फॉर्मल होने चाहिए, टी शर्ट नहीं होने चाहिए, जीन्स नहीं होने चाहिए। किसी भी ऑफिस में ये ड्रेस कोड पॉसिबल है। महिलाओं के लिए ड्रेस कोड, जेंट्स के लिए ड्रेस कोड, कुछ भी पॉसिबल है कि आप इस तरह की वेयर करके आएंगे। फिर आपकी मर्जी है कि फॉर्मल आप क्या पहनते हो, कौन से कलर का पहनते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म है, दोनों में फर्क आपको उम्मीद करता हूं कि समझ आया हो। ठीक, तो यहां पर मैंने नीचे मेंशन कर दिया है कि अगर ड्रेस कोड है किसी ऑफिस में और उसके वजह से पैसा मिल रहा है तो वो यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं है, वो ड्रेस अलाउंस है, एंड दैट विल बी फुल्ली टैक्स। अब यहां पर दूसरी चर्चा हम करना चाहते हैं कि सर डेली अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस में क्या फर्क। देखिए डेली अलाउंस तो पेटी एक्सपेंडिचर के लिए दिया जाता है। हो सकता है आप आउट स्टेशन जा रहे हो, आपको वहां डेली एक्सपेंडिचर जो करने पड़ रहे हैं उसके लिए डेली अलाउंस मिलता है और वो ऑफिस पर्पज से मिलता है, आप ऑफिस पर्पज से खर्च कर दो, दैट विल बी टोटली एग्जम्प्ट। लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस के फर्क को भी समझना जरूरी है, क्योंकि बेटा ये तीन वही है जो न्यू टैक्स रिजीम में भी एग्जम्प्टेड है। ये तीन वही है जो न्यू टैक्स रिजीम में भी एग्जम्प्टेड है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस का फर्क क्या है? कन्वेंस अलाउंस लोकल है, ट्रैवलिंग अलाउंस आउट स्टेशन है। ठीक, और ट्रांसपोर्ट सर, ट्रांसपोर्ट ऊपर चला गया, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने के लिए जो दिया जाता है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहलाएगा। ऑफिस ऑनवर्ड लोकल अगर आपको भेजा जाता है कहीं ऑफिस पर्पज से और अलाउंसेस दिए जाते हैं वो कन्वेंस अलाउंस कहलाएगा। और ऑफिस पर्पज से आउट स्टेशन अगर आप गए तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस कहलाएगा। तीनों के फर्क को समझिए, नाम पर मत जाइएगा, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते। एग्जाम में कह सकता है कि जी कन्वेंस अलाउंस दिया गया ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए, तो देखिए नाम में क्या रखा है। हम कहते हैं ना नाम में क्या रखा है, यहां काम आएगा। नाम में क्या रखा है, नाम कन्वेंस है लेकिन आत्मा तो पकड़ो, आत्मा क्या है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट की तरह ट्रीट करना। हैंडीकैप्ड इंप्लॉई है तो एग्जम्पशन है, नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल है। कन्वेंस और ट्रैवलिंग, नाम तो जानना ही है लेकिन नाम के साथ उसके फीचर भी मालूम होने चाहिए। कन्वेंस क्लियर हो गया। ट्रैवलिंग में एक और डिस्कशन है। वैसे तो ट्रैवलिंग आउट स्टेशन जब आपको ऑफिस पर्पज से भेजा जाता है तब दिया जाता है यात्रा के लिए,
और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करोगे वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है आपको, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाता है अगर आपका ट्रांसफर हो गया किसी शहर में, तो आप जो अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो आपके पर्सनल इफेक्ट हैं, जो आप घर का सामान, उसकी आप पैकिंग करवाओगे, उसको ट्रांसफर करवाओगे मूवर्स पैकर्स के थ्रू या कैसे भी करवाओगे, उनके जो खर्चे हैं, उन खर्चों को मीट करने के लिए भी जो दिया जाता है वो ट्रैवलिंग अलाउंस है। और एक्चुअल एक्सपेंडिचर एग्जम्प्ट है, तो ध्यान रखिएगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर एग्जम्प्ट हो जाए। यहां फील होगा कि ये तो मेरा पर्सनल है। पर्सनल कैसे हुआ जी? ऑफिस वाले ने आपका ट्रांसफर कर दिया, मुसीबत ऑफिस वाले की, खर्चा आप करोगे नहीं, ऑफिस वाले देंगे। ऑफिस वाले देंगे ट्रैवलिंग अलाउंस, और वो सारे ट्रैवलिंग के जितने भी खर्चे हैं वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड माइनस हो जाएगा एग्जम्पशन में। न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलता है। तो बताइए, है हुआ ना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। ठीक है, इसके बाद देखिए हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। ये सारे एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आप ऑफिस पर्पस से करोगे वो एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। इसमें सिर्फ 3 है जो न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्प्टेड होते हैं। सिर्फ 3 न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्प्ट होंगे, ए टू सी, ए बी सी। ठीक है जी। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में अलाउंसेस की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन यहां पर हम लेकर आए हैं जो ज्यादा कॉमन है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ज्यादा कॉमन है, इसकी लंबी लिस्ट। आप कभी भी देखना चाहो तो रूल नंबर 2BB देख लीजिएगा। रूल नंबर 2BB सब रूल 2 अगर एक्ट में देखो तो बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे हिली एरिया अलाउंस मैंने शायद यहां नहीं कवर किया है, क्योंकि हिली एरिया अलाउंस अलग अलग ऊंचाइयों के लिए अलग अलग एग्जम्पशन है। तो इसलिए अगर कोई जानना चाहता है कि उसे जो अलाउंसेस मिल रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, जो भी बंधु एम्प्लॉय है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी एग्जम्पशन कितनी होगी, उनको जाना पड़ेगा वेबसाइट पर इनकम टैक्स के और देखना पड़ेगा रूल 2BB सब रूल 2। वहां एक लंबी लिस्ट होगी और लंबी लिस्ट से आपको पता चल जाएगा कि एग्जम्पशन आपके अलाउंस की कितनी मिल रही है, आप ढूंढ पाओगे। फिलहाल जो कॉमन है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन। ट्राइबल एरिया अलाउंस या शेड्यूल एरिया अलाउंस जो जंगल इलाके में है, मतलब रिमोट एरिया में है, वहां दिया जाता है। डेंजर एरिया में वहां 200 रुपए पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफिस से होम, होम से ऑफिस, जो बताया था मैंने आपको, जो हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है उनके लिए है 3200 पर मंथ की एग्जम्पशन। बेटा ये जो लिस्ट है, अमाउंट है, ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर आपको अलाउंस इससे कम मिल रहा है तो एग्जम्पशन भी कम ही आप दीजिएगा। और याद रखिएगा, यहां आप खर्चा करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, ये लिमिट है, एग्जम्पशन मिलेगी। जैसे हम सेकेंड कैटेगरी में देखते हैं, खर्चा करेंगे तो एग्जम्पशन है, नहीं तो एग्जम्पशन नहीं है। थर्ड कैटेगरी में ऐसी बात नहीं है। थर्ड कैटेगरी में आप खर्च करो या ना करो एग्जम्पशन आपको मिलेगी, जो लिमिट है वो लिमिट की एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है कि राम हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है 3000 रुपए पर मंथ, तो आप 3200 की एग्जम्पशन नहीं दोगे, क्योंकि 3000 कम है तो 3000 ही एग्जम्प्ट होगा, जो एक्चुअल मिल रहा है और जो लिमिट विच एवर इज लोअर एग्जम्प्ट होगा। आउट स्टेशन अलाउंस है, जिसको हम ट्रक ड्राइवर अलाउंस भी कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में दिया जाना चाहिए, एग्जम्पशन तब मिलती है। ड्राइवर जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं, जो दूसरे स्टेट चले जाते हैं, जाना पड़ता है उनको हम डेली एक्सपेंडिचर के इनकर्ड करने के लिए देते हैं आउट स्टेशन अलाउंस या ट्रक ड्राइवर अलाउंस। इनको ये मोटी एग्जम्पशन सिर्फ तभी मिलेगी जब इनको डेली अलाउंस ना दिया जा रहा हो। मोटी एग्जम्पशन है अलाउंसेस का 70% और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर। अब यहां पर कोई भी व्यक्ति अगर अपने लिए प्लानिंग करना चाहे तो कैसे कर सकता है, उसे देखना पड़ेगा कि उसके डेली के खर्चे कितने हो रहे हैं। अगर वो डेली के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो वो डेली अलाउंस लेकर पूरा खर्च करके एग्जम्प्ट करवा ले, और अगर ऐसा नहीं है, खर्चे कम है, बचा सकता है वो, तो डेली अलाउंस ना ले, वो क्या ले, आउट स्टेशन अलाउंस। और आउट स्टेशन अलाउंस में अलाउंसेस का 70% आपको एग्जम्प्ट है, कम से कम 10,000 और अलाउंस का 70% विच एवर इज लोअर, तो कम से कम 10,000 तो माइनस आप कर ही सकते हो।
और अलावेंसेस का 70, जो भी आपका लोअर बनेगा। इसके बाद कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलावेंस है, अंडरग्राउंड अलावेंस है, कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलावेंस है। ये सब चीजें आप एक बार देखकर जा सकते हो एग्जाम ओरिएंटेड। एग्जाम में रेयर आते हैं, लेकिन आपको एक बार ही देख लेना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पर कि न्यू टैक्स रिजीम में हम इस वाले कैटेगरी में कहां एग्जम्पशन देते हैं? सिर्फ एक, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो भी हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय को देते हैं। सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो क्या गिन के हम बता सकते हैं कि 4 अलावेंसेस एग्जम्प्ट हैं न्यू टैक्स रिजीम में? यस। बताइए कौन कौन से 4 अलावेंस एग्जम्प्ट? ट्रेवलिंग अलावेंस, डेली अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस और ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये एग्जम्प्ट है न्यू टैक्स रिजीम। इसके बाद एचआरए के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, न्यू टैक्स रिजीम में एग्जम्पशन नहीं है। एचआरए की एग्जम्पशन कितनी दी जाती है? एचआरए की एग्जम्पशन दी जाती है एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड सैलरी का 40% या 50%, विच एवर इज लोअर। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड सैलरी का 40 या 50%, विच एवर इज लोअर, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहां पर दो बातें याद रखनी होती है। एक, सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी। डियरनेस अलावेंस अगर वो फॉर्मिंग पार्ट हो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के, तो डियरनेस अलावेंस भी लेंगे। डियरनेस पे है तो डियरनेस पे भी लेंगे। डियरनेस अलावेंस डियरनेस पे में आप फर्क मत कीजिए, आप देखिए कि वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं कि नहीं। कई लोगों का मानना होता है कि जो डियरनेस पे है वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन में दिया होगा और आपको अज्यूम करके चलना है। अगर क्वेश्चन में साइलेंट है तो आपकी अजम्पशन होगी, और अजम्पशन कोई भी हो साफ लिखिए और आंसर कीजिए, बिना डरे हुए कि हमने फॉर्मिंग ले लिया, एग्जामिनर नॉट फॉर्मिंग लेकर सोचेगा तो क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं। डियरनेस पे इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन सैलरी। डियरनेस पे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम सैलरी में शामिल करते हैं। मतलब गवर्नमेंट के केस में जो डियरनेस पे है वो फॉर्मिंग पार्ट ही माना जाता है। इसलिए सर्कुलर में लिखा है कि डियरनेस पे अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में मिल रहा हो तो वो सैलरी में ऑलवेज शामिल करेंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो डियरनेस पे के नाम से मिल रहा है, फिर क्या करेंगे? अगर वो फॉर्मिंग पार्ट है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तो मिलेगा तो यहां पर ऐड करेंगे सैलरी में, नहीं तो नहीं ऐड करेंगे। याद रखिए हर हाल में मेन शीट में तो चाहे डियरनेस पे हो, डियरनेस अलावेंस हो, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी हो ना हो, सभी सिचुएशन में वो टैक्सेबल होता है। ये तो एचआरए के एग्जम्पशन की बात कर रहे हैं कि एचआरए की एग्जम्पशन में क्या करना है। एचआरए की एग्जम्पशन में जो फॉर्मूला हम सैलरी का ले रहे हैं उस फॉर्मूले में हमें बेसिक सैलरी लेना है, डियरनेस अलावेंस लेना है, डियरनेस पे लेना है। तो ये डिस्कशन चल रहा है कि क्या करें। दोबारा से समझा दूं, डियरनेस अलावेंस अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है तो वो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। डियरनेस पे सर्कुलर कहता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डियरनेस पे मिल रहा है तो वो फॉर्मिंग पार्ट माना जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है फिर फॉर्मिंग पार्ट मानिए ना मानिए आपकी मर्जी है। क्वेश्चन दे दे उसी हिसाब से फॉलो कीजिए। मैं आपको कह रहा हूं कि डियरनेस अलावेंस डियरनेस पे एक जैसा ट्रीट करेंगे। फॉर्मिंग है तो सैलरी में ऐड करेंगे, नहीं है तो ऐड नहीं करेंगे। सेल बेस्ड कमीशन सैलरी में ऐड होगा, सेल बेस्ड कमीशन सैलरी में ऐड होगा। ठीक है जी, ओके। अब यहां पर देखिएगा कि 50 और 40 हम कब लेते हैं। देखिए मेट्रो सिटी में रेंट दे रहे हैं तो 50, अदर सिटी में दे रहे हैं तो 40। इस पे भी डिस्कशन कर ले। क्वेश्चन में शहर नहीं दिया फिर क्या करेंगे? फिर आप 40% की अजम्पशन लीजिए, वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। शहर नहीं दिया तो, और अगर शहर दोनों दे दिया, गुड़गांव में जॉब करते हैं, दिल्ली में किराया पे कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी हम 4 ही लेते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, कुछ और मत ले लीजिएगा। हम बड़े शहर की बात नहीं कर रहे, मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रहे। तो मेट्रो सिटी 4 ही लेते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, कुछ और मत ले लीजिएगा। लेकिन जो गुड़गांव है वो मेट्रो में नहीं आएगा, मेट्रो सिटी में नहीं आएगा। जैसे गाजियाबाद है वो मेट्रो सिटी में नहीं आएगा। एनसीआर की बात कर रहा हूं मैं, फरीदाबाद है वो मेट्रो सिटी में, नोएडा है मेट्रो सिटी में नहीं आएगा। जैसे पुणे और बॉम्बे, पुणे मेट्रो सिटी में नहीं है, बॉम्बे मेट्रो सिटी में।
तो अगर पुणे में आप किराया पे कर रहे हो और बॉम्बे में आप जॉब कर रहे हो, तो अब दोनों शहर इन्वॉल्व हो गए, हम 40 लें या 50, आपका ध्यान रखना है कि एचआरए है। क्या है एचआरए? क्या एचआरए? एच मतलब ऑफिस, हाउस। तो हाउस को देखो ना, ऑफिस कहां है उससे क्या फर्क पड़ता है, इसको देखना है। हाँ, याद रहेगा, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। अरे हाउस को देखना भाई, एचआरए कर रहे हैं तो हाउस देखो, हाउस कहां है, रहने वाली जगह कहां है, ऑफिस करने वाली जगह कहां है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो एचआरए के लिए आपको देखना है कि रेंट कहां पे कर रहा है। जैसे बॉम्बे में जॉब है, पुणे में रेंट पे कर रहा है, 40% लीजिए। गुड़गांव में जॉब है, दिल्ली में रेंट पे कर रहा है, 50% लीजिए। ठीक है। इसके अलावा एक टफ एरिया भी आता है एग्जाम में कभी कभी, जहां पर यह है कि 4 फैक्टर में अगर कुछ भी बदल गया पूरे साल में, तो आपको टुकड़ों में आंसर करना है। इसके लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं बहुत सारे। आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए करके जाओगे तो बात बन जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर, यहां पर आपको मैं दिखा दूं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहां पर बेसिक सैलरी है 16,000 रुपए पर मंथ, डीए है बेसिक का 80% और डीए का 60% फॉर्मिंग है। कमीशन 12,000 रुपए पर मंथ है, कन्वेंस अलाउंस 2,000 रुपए पर मंथ है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,200 रुपए पर मंथ है। ठीक है। एचआरए है सैलरी और बेसिक का 50%, रेंट पेड किया है 12,000 पर मंथ एट नोएडा। इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं। ये इजी क्वेश्चन हो गया, टफ वाला ढूंढता हूं, ये है शायद करेक्ट। बेसिक सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से सैलरी हो गई 22,000। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां तक 20,000 की सैलरी मिल रही है और यहां से 22,000 की सैलरी। एक चेंज आया। अगला चेंज देखिए और क्या आ रहा है। डीए 10,000 है, 70% फॉर्मिंग है, एचआरए दिया हुआ है। रेंट आपने 17,000 दिल्ली में पे किया है, 1 जनवरी से 15,000 नोएडा शिफ्ट हो। मतलब रेंट अगर हम देखें तो आपने यहां दिया है दिल्ली में 17,000 और यहां से नोएडा शिफ्ट हो गए 15,000। मैं आपसे पूछूं अगर कि चेंजेस कितने आए, तो आप कहेंगे 2। एक तो सैलरी बदला और दूसरा शहर किराया बदला। 2 चेंज आने की वजह से आप कितने पोर्शन के लिए अलग निकालेंगे एचआरए की एग्जम्पशन। इस पोर्शन की एचआरए एग्जम्पशन अलग निकालेंगे और इस पोर्शन के एचआरए की एग्जम्पशन अलग निकालेंगे। तब जाकर तीनों एग्जम्पशन को सेपरेट सेपरेट निकाल के जोड़ देने पर आपका अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन आएगा टोटल एचआरए। प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन मेन शीट आपको पहले बनानी चाहिए, जिसमें बेसिक, डीए, एचआरए और एचआरए की एग्जम्पशन को वर्किंग नोट में छोड़ देना चाहिए। फिर आप वर्किंग नोट में आप ये डायग्राम जरूर बना लें ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाए कि कितने हिस्से का आप एचआरए अलग निकाल रहे हो। जैसे 7 महीने का मैंने अलग निकाला, 7 महीने के लीस्ट को लिया, फिर 2 महीने का अलग निकाला, फिर 3 महीने का अलग निकाला, फिर फाइनली हमने सारे लीस्ट अमाउंट को जोड़ दिया। ये एचआरए की एग्जम्पशन आ गई। उम्मीद करता हूं कि एचआरए की एग्जम्पशन ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मिलता है ऑब्वियसली। एचआरए की एग्जम्पशन आपको जो भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होगा आप अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम में जाओगे। और मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं मात्र, लेकिन तीनों गजब के क्वेश्चन। गजब क्यों है? क्योंकि मैंने दिया इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। एक गजब इसलिए क्योंकि इसमें कंसेप्ट की क्लैरिटी है। जो टफेस्ट पार्ट है एचआरए का पॉसिबल हो सकता है, वो सब इसके अंदर शामिल है। तो आप इसे अगर कर पाए, हाँ मतलब डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे मैं डॉक्यूमेंट ये वाला शेयर कर दूंगा, जिसमें ये सारी चीजें जो आज मैंने डिस्कस की वो लिखा रहे। आप अगर ये एग्जाम्पल कर पाए तो समझ लीजिए कि अलावेंसेस से आपका जो भी टफ पोर्शन है उससे छुटकारा मिल गया। एग्जाम के लिए आप तैयार पूरे हो गए। फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे पढ़ के ही ये क्वेश्चन करो, आप कहीं भी पढ़ो, आपको प्रैक्टिस एग्जाम की करनी है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसलिए ताकि मैं और भी डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूं, तो जरूरी नहीं है कि हर डॉक्यूमेंट के लिए मैं कोई वीडियो तैयार करूं।
टेलीग्राम चैनल में मैं डॉक्यूमेंट शेयर करता रहता हूँ जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसमें आप जुड़ जाएं और फिर ऐसे और भी एग्जाम ओरिएंटेड या जो भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए कनेक्टेड है, जो केस स्टडी कई बार मैं मेंशन कर देता हूं कि ये चीजें हैं, वो मैं शेयर करता रहूंगा आपके नॉलेज एनहांसमेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।